दिसंबर 2025 का फर्स्ट वीक इंडिया के एयरपोर्ट पे हर तरफ पैनिक सिचुएशन, लंबी लाइन, फ्रस्ट्रेटेड पैसेंजर और सडन फ्लाइट कैंसिलेशन हर तरफ दिख रही। लोगों को लग रहा है कि शायद पूरा एविएशन सिस्टम क्रैश हो चुका, लेकिन जब डेटा देखा गया एक शॉकिंग पैटर्न सामने आया। ये मेल्टडाउन ऑलमोस्ट कंप्लीटली इंडिगो के अराउंड था। एक दिन में 1000 से ज्यादा कैंसिलेशन, दूसरे दिन 500 से ज्यादा कैंसिलेशन और फिर इसी तरह पूरा बिग डिसरप्शन। सब लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, आखिर एग्जैक्टली इंडिगो के साथ हुआ क्या? अगर रूल सब पे अप्लाई हुआ था तो कोलैप्स सिर्फ इंडिगो क्यों? इसका जवाब दिसंबर में नहीं, जनवरी 2024 से स्टार्ट हुई टाइमलाइन में डिटेल है। आगे इस पूरी कहानी को हम सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। मैं वो आदित्य गौरव और आप देख रहे हैं माइंड डिकोड। और इस क्राइसिस को समझने के लिए एक बेसिक चीज समझना बहुत जरूरी कि इंडिया का एविएशन सिस्टम काम कैसे करता है। एविएशन बेसिकली वो सारे चीजें होती है जो उड़ान से रिलेटेड है, चाहे वो एयरप्लेन्स हो, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, एयरलाइंस, एयरपोर्ट, फ्लाइट ट्रेनिंग या एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एविएशन एक पूरा इकोसिस्टम है जो ह्यूमंस, टेक्नोलॉजी और सिस्टम मिलकर इंश्योर करता है कि फ्लाइट सेफ, स्मूथ और इफिशिएंट रहे। एविएशन जनरली 3 टाइप्स में डिवाइड होता है: सिविल एविएशन, मिलिट्री एविएशन एंड जनरल एविएशन। सिविल एविएशन जिसमें पैसेंजर प्लेन से कार्गो, प्राइवेट जेट्स एंड चार्टर्ड फ्लाइट इंक्लूड होते। मिलिट्री एविएशन जिसमें फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, सर्विलेंस एयरक्राफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट प्लेन इंक्लूड होते। जनरल एविएशन जिसमें ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, स्मॉल प्राइवेट प्लेन्स एंड बिजनेस जेट्स इंक्लूड होते हैं। इंडिया का एविएशन इकोसिस्टम एक डिपार्टमेंट या एक ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड नहीं करती। ये एक्चुअली 6 डिफरेंट मेजर एविएशन एजेंसी के ऊपर चलती है, जिनका हर एक दूसरे का काम अलग होता है। एविएशन में सेफ्टी, सिक्योरिटी, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, सब काम अलग अलग एजेंसी हैंडल करती है। इसलिए इंडिया का एविएशन एक मैसिव इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। चलिए इसे सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करते हैं। सबसे पहले आता है DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो इंडिया का एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर है। DGCA को आप एविएशन का ट्रैफिक पुलिस और सेफ्टी जज बोल सकते हैं। यह पायलट्स को लाइसेंस देता है, एयरक्राफ्ट और एयरलाइंस की इंस्पेक्शन करता है, फ्लाइंग रूल्स बनाता है जैसे FDTL, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। फ्लाइट डिले, कैंसिलेशन और सब कुछ DGCA के अंदर आता है। नेक्स्ट एजेंसी है BCS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जो एयरपोर्ट्स का सिक्योरिटी का बॉस है। BCS रूल्स बनाता है, CI सबको सुपरवाइज करता है, हाईजैकिंग प्रिवेंशन और बैगेज स्क्रीनिंग स्टैंडर्ड सेट करता है। बेसिकली एयरपोर्ट्स के अंदर का सेफ्टी का पूरा स्ट्रक्चर BCS मैनेज करती है। फिर आता है AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इंडिया के एयरपोर्ट बिल्डर और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बोल सकते हैं। AAI एयरपोर्ट डिजाइन करता है, रनवे मैनेज करता है, टर्मिनल्स चलाता है और इंडिया में एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोलर सिस्टम ऑपरेट करता है। स्काई में एयरक्राफ्ट किस एल्टीट्यूड पे, किस रूट पे, किस स्पेसिंग में उड़ रहा है, ये ATC इंश्योर करता है और ATC AAI के अंदर आता है। एविएशन सेफ्टी चेन की एक क्रूशियल पार्ट है AAIB, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ये एजेंसी प्लेन क्रैश और इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करती है, ब्लैक बॉक्स डेटा स्टडी करती है और ऑफिशियली सेफ्टी रिपोर्ट रिलीज करती है। AIB का रोल बिल्कुल CBI स्टाइल इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन एविएशन के लिए, ताकि फ्यूचर में एक्सीडेंट प्रिवेंट किए जा सके। इन सब एजेंसीज के ऊपर आता है MOCA, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, यानी एविएशन का सरकारी हाई कमांड। MOCA एविएशन लॉ बनाती है, नेशनल एविएशन पॉलिसी डिसाइड करती है, न्यू एयरलाइंस अप्रूव करती है, एयरलाइंस प्लानिंग करती है। DGCA, AAI, BCS, AAIB सबको सुपरवाइज करती है। DGCA का DG, AAIB का चेयरमैन, BCS का डायरेक्टर, इन सब का डिसाइड MOCA करती है। यानी एविएशन का टॉप लेवल पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर MOCA के पास है। एविएशन सिस्टम का एक और यूनिक पार्ट है PONUS, जो गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर सर्विस इंटरप्राइज है। यह VIP ट्रांसपोर्ट, रेस्क्यू ऑपरेशंस, हिल स्टेट कनेक्टिविटी और ओल्ड विज हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करता है। एविएशन में हेलीकॉप्टर वर्क्स का गवर्नमेंट भी बेसिकली PONUS ही हैंडल करता है। इसके अलावा इंडिया में कुछ स्पेशलाइज्ड एविएशन ऑर्गेनाइजेशन भी है, जो रेगुलेटर नहीं है पर क्रिटिकल रोल प्ले करती है एविएशन, जैसे HAL, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो डिफेंस एंड सिविल एयरक्राफ्ट बनाती है, इंजन्स मैन्युफैक्चर करती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है। नेक्स्ट है NAA, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज, एविएशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, विंड टनल टेस्ट करती है एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करती है। नेक्स्ट है AIESA,
एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस से लिंक्ड है, जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर का काम करती है, जो पहले एमओसीए का अंडर थी लेकिन अब टाटा ग्रुप के पास है। एविएशन में सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी सिस्टम होता है एफडीटीए, जिसका फुल फॉर्म होता है फ्लाई ड्यूटी टाइम कंट्रोल। सिंपल शब्दों में एफडीटीए एक पायलट्स की ड्यूटी, रेस्ट, फैटिग कंट्रोल करने के लिए पूरा लॉ बुक होता है। ये डिसाइड करता है कि ये पायलट कितने घंटे फ्लाई करेगा, कितने घंटे रेस्ट करेगा, कौन सी फ्लाइट नाइट ड्यूटी काउंट होगी और कौन सी सिचुएशन एविएशन के लिए अनसेफ हो सकते हैं। एविएशन में सबसे बड़ा इनविजिबल डेंजर होता है पायलट फैटिग, और इसको कंट्रोल करने के लिए एफडीटीएल बनाया गया था। डीजीसीए ने आखिर रूल्स क्यों बदले? इसका जवाब सिंपल है, सेफ्टी प्रेशर। पायलट्स के फैटिग होने का केसेस दिन ब दिन बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। इंटरनेशनल बॉडी जैसे ICAO, EASA, FAA इंडिया को स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉलो करने के लिए पुश कर रहे थे। इंडियन एविएशन का ग्रोथ इतना फास्ट हो चुका था कि पुराने नॉर्म्स आउटडेटेड हो गए थे। एयरलाइंस नाइट फ्लाइट का ओवर यूज कर रही थी, पायलट्स के पास हेवी लैंडिंग का लोड था, डीजीसीए के पास मल्टीपल फैटिग कंप्लेंट्स आ रहे थे, एक्सीडेंट होने का रिस्क बढ़ गया था, इसलिए रूल्स को टाइट करने पड़े। रूल वर्ड वीकली रेस्ट इंक्रीज्ड, मतलब पहले 36 घंटे मिलते थे एक वीक में, अब उसे बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया। मतलब अब पायलट्स को 12 घंटे एक्स्ट्रा रेस्ट करने को मिलेगा। मतलब एयरलाइंस को सेम नंबर ऑफ फ्लाइट रन करने के लिए अब ज्यादा पायलट्स की जरूरत पड़ेगी। रूल 2 नाइट लैंडिंग रिड्यूस, मतलब पहले पायलट एक सप्ताह में 6 नाइट लैंडिंग कर सकते थे, अब उसे घटाकर सिर्फ 2 कर दिया गया। नाइट फ्लाइट के लिए स्पेशली ट्रेन क्रू की जरूरत पड़ती है। एयरलाइंस के पास नाइट ऑपरेशंस के लिए फ्लाइट के लिए पायलट बहुत कम बची। इवनिंग और नाइट स्लॉट में ह्यूज शॉर्टेज क्रिएट हो गया। रूल 3 न्यू डिफिनेशन ऑफ नाइट ड्यूटी, मतलब पहले नाइट ड्यूटी का मतलब होता था रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, अब उसे अपडेट करके कर दिया गया शाम 5:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक। मतलब जो पहले इवनिंग फ्लाइट डे ड्यूटी में काउंट होती थी, अब नाइट ड्यूटी में काउंट होती। नाइट फ्लाइट के लिए रूल्स स्ट्रिक्ट होते, इसलिए फैटिग रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दिए गए। अब एयरलाइंस को ज्यादा नाइट क्वालिफाइड पायलट की जरूरत पड़ने लगी। रूल 4 लीव इज नॉट इक्वल टू रेस्ट। डीजीसीए ने इनिशियली बोला था कि अगर कोई पायलट लीव पे है तो उसे रेस्ट काउंट नहीं होगा। एयरलाइंस के पायलट्स को अलग से लीव और रेस्ट दोनों देना पड़ेगा। इससे डाउन टाउन डबल हो गया। बाद में कायोस की वजह से इसे विड्रॉ कर लिया गया है। इंडिगो इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है, सो नेचुरली इसका नेटवर्क भी बहुत हेवी होता है। इसके पास फ्लाइट की वॉल्यूम इतनी ज्यादा है कि शेड्यूलिंग ऑलरेडी टाइट चलती और रेस्ट बफर भी बहुत लिमिटेड होता। लो कॉस्ट मॉडल के कारण इंडिगो नाइट फ्लाइट पे हेवीली डिपेंड करता है, क्योंकि नाइट ऑपरेशन से एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन हाई हो जाता है। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब डीजीसीए ने न्यू एफडीटीएल रूल इन्फोर्स किए, क्योंकि रूल्स के आने से पहले ही इंडिगो एक सीरियस पायलट शॉर्टेज का प्रॉब्लम झेल रहा था। जब स्क्रिप्ट रूल्स लागू हुए तो इंडिगो के पास बैकअप पायलट्स नहीं था, इसलिए उनका पूरा रोस्टरिंग सिस्टम में कोलैप्स हो चुका था और न्यू सेफ्टी गाइडलाइन के हिसाब से हजारों फ्लाइट्स इलीगल टू ऑपरेट बन गए, क्योंकि उनके पास बैकअप क्रू भी नहीं था। कैंसिलेशन एक चेन रिएक्शन की तरफ बढ़ते गए। दूसरी एयरलाइंस भी इंपैक्ट हुई, क्योंकि इंडिगो का नेटवर्क सबसे बड़ा था तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट इंडिगो पर ही दिखाई, और इसलिए 1000 से ज्यादा कैंसिलेशन सिर्फ एक ही एयरलाइंस को देखने को मिली और वो थी इंडिगो। इंडिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है और साथ ही इंडिगो का लार्जेस्ट हब भी। यहाँ से रोज हजारों डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेट होती है, लेकिन जब इंडिगो ने अपने लार्जेस्ट पोर्शन का फ्लाइट कैंसिल कर दिया तो दिल्ली एयरपोर्ट तुरंत मेकडाउन मोड में चला गया। डिपार्चर बोर्ड कैंसिलेशन से भर गए, टर्मिनल से भीड़ अनकंट्रोलेबल हो गई और पैसेंजर्स घंटों तक फंसे रहे। एटीसी को इमरजेंसी रिशफलिंग करना पड़ गया, जहां दूसरी एयरलाइंस इतनी शॉर्ट नोटिस में यह कैपेसिटी फिल ही नहीं कर सकती थी। ज्यादातर मेजॉरिटी कैंसिलेशन इवनिंग और नाइट फ्लाइट भी थी, जहां कंजेशन ऑलरेडी हाई होता है। दिल्ली सबसे ज्यादा इंपैक्ट जोन बन गया और पूरी कायोस सबसे पहले और सबसे ज्यादा दिल्ली में ही नजर आया। जनवरी 2024 में डीजीसीए ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि एफडीटीएल रूल चेंज होंगे। एयरलाइंस को क्लियर मैसेज दिया गया था कि वीकली रेस्ट बढ़ेगा, नाइट ड्यूटी एक्सपेंड होगी और फैटिग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अप्रोच होगा। ये एयरलाइंस के लिए अर्ली वार्निंग थी। रोस्टर प्लानिंग, पायलट हायरिंग और नाइट रीशेड्यूलिंग को अभी से अलाइन करना चाहिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी है कि काफी एयरलाइंस ने इस वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया, स्पेशली इंडिगो ने मेजर ऑपरेशनल शिफ्ट नहीं किया। फिर जुलाई 2025 आया जब डीजीसीए ने एफडीटीएल रूल का फेज फर्स्ट लागू कर दी। ये एक सॉफ्ट इन्फोर्समेंट स्टेज था, जहां वीकली रेस्ट को ऑफिशियली 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया। साथ ही डीजीसीए ने रोस्टर मॉनिटरिंग को स्ट्रिक्ट कर दिया और फैक्टिंग रिपोर्ट मैंडेटरी बन गई। एयरलाइंस को क्लियरली समझ में आ गया था कि नवंबर में फेज 2 आने वाला, जो काफी स्ट्रिक्ट होगा।
इस ट्रांजिशन पीरियड का इंटेंशन ये था कि एयरलाइंस अपने शेड्यूलिंग को एडजस्ट कर सके, लेकिन एक बार फिर इंडिगो ने हायरिंग या कंटीजेंसी प्लानिंग में कोई एग्रेसिव स्टेप नहीं लिया। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया नवंबर 2025 को, जब फेज 2 इन्फोर्स किया गया। यहाँ से रूल ड्रामेटिक लेवल पे बदल गए। नाइट ड्यूटी विंडो को एक्सपेंड करके शाम 5:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक कर दिया गया, जिससे इवनिंग फ्लाइट भी नाइट ड्यूटी काउंट होने लगी। नाइट लैंडिंग लिमिट को 6 पर से रिड्यूस करके 2 पर वीक कर दिया गया, जिससे नाइट पायलट की डिमांड एक्सप्लोड हो गई। वीकली रेस्ट रूल को भी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया गया और एक टेम्पररी रूल आया जिसमें लीव को रेस्ट डाउन नहीं किया जा सकता था। ये एयरलाइंस के लिए टोटल रोस्टर ब्रेकडाउन जैसे था। ये रूल बाद में विड्रॉ हो गया, लेकिन जिस समय इन्फोर्स किया गया था उसने स्केड्यूलिंग को इरिवर्सिबल डैमेज कर दिया। अगर इस पूरी कहानी की टाइमलाइन को समझे तो लेट 2023 में फैटिक प्रेशर भी, जनवरी 2024 में ये रूल्स अनाउंस हुए, जुलाई 2025 में फेज 1 अप्लाई हुआ और नवंबर 2025 में स्ट्रिक्ट रूल्स इन्फोर्स हुई और दिसंबर में ये मेड डाउरी रियलिटी बन गया। ये सिर्फ एक रूल चेंज क्राइसिस नहीं था, यहाँ सीधा इनको की गलती थी। मार्केट मोनोपोली मॉडल के कारण उसके पास इंडियन मार्केट की 60% शेयर थी, जिसके चलते उसने मनमानी की और भोली भाली जनता को झेलना पड़ा। ये इंडियन एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिसरप्शन था। इंडिगो के इफेक्टिव डिसरप्शन के दौरान जब हजारों फ्लाइट कैंसिल हो रहे थे, उसी वक्त दूसरी एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया, स्पाइसजेट, अलास्का ने इस क्राइसिस को मौके में बदल दिया। लास्ट मिनट टिकट पे 3 गुना से 6 गुना तक ज्यादा महंगी बेची गई। स्पाइसजेट का कोलकाता से मुंबई का वन वे टिकट 90,000 हो गया। एयर इंडिया का मुंबई से भुवनेश्वर 85,000 हो गया और दिल्ली बेंगलुरु रूट्स के फेयर 1 लाख के ऊपर चली गई, जबकि नॉर्मल प्राइस 5,000 से 10,000 के बीच होता है। हाई डिमांड रूट्स जैसे दिल्ली मुंबई, दिल्ली बेंगलुरु के सारे अल्टरनेटिव सोल्ड आउट हो गए। बाद में गवर्नमेंट ने 7,500 से 15,000 के बीच में फेयर कैप लगाया और रिफंड करने के ऑर्डर दी, लेकिन पहले के दिन जो लोगों को लूटी गई उसका कोई जवाब नहीं। दिसंबर के फर्स्ट वीक में सिचुएशन हर तरफ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जब 2 से 4 दिसंबर के बीच 600 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई। 4 दिसंबर को सिर्फ 175 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल और 5 दिसंबर को एविएशन हिस्ट्री का ब्लैक डे बन गया, जब एक ही दिन में 1,000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। दिल्ली के लगभग सारे डोमेस्टिक डिपार्चर बंद हो गए। 6 दिसंबर को सिचुएशन थोड़ी कम होकर 400 के आसपास है। डीजीसीए ने जब इंडिगो को टेम्पररी रिलैक्सेशन दी और बाद में बोला गया कि ऑपरेशन धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। और इस क्राइसिस के बीच से जो एयरपोर्ट के सीन वायरल हुए वो सिर्फ डिले का नहीं था, इंसानी बेबसी के सबूत थे। बेंगलुरु एयरपोर्ट पे एक फादर रो रोकर अपनी बेटी के लिए स्टाफ से हेल्प मांगा। बोलता है मेरी बेटी को पीरियड से नीचे से खून आ रहा है, लेकिन घंटों वेट करने के बाद भी उसे पैड नहीं मिला। दिल्ली एयरपोर्ट पे लोग घंटों वेट करने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ, तो फिर शर्ट निकालकर उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि कैसे एक अफ्रीकन महिला काउंटर पर चढ़कर चिल्ला रही है। ऐसे वायरल सीन आपको हजारों देखने को मिलेगी। कैसे एक एयरपोर्ट गरीब की तरह बना दिया गया, लॉस्ट बैगेज, न फूड, न वाटर, न प्रॉपर इंफॉर्मेशन, और पूछने पर एक ही लाइन बार बार रिपीट किया जा रहा है, सर्वर डाउन है। नवंबर में टोटल 1232 फ्लाइट कैंसिल, 5 दिसंबर को पीक पे 1,000 से ज्यादा कैंसिल। बाद में गवर्नमेंट फेयर कैप एंड रिलैक्सेशन आती है और इसी क्राइसिस के बीच में एयरलाइंस 1 लाख तक के टिकट बेच के प्रॉफिट कमा लेती। सवाल ये नहीं है कि रूल सही था या गलत, सवाल यह है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह किया गया और नुकसान हमेशा की तरह आम जनता को ही क्यों झेलना पड़ता है। 27 से 28 नवंबर को अडानी ग्रुप ने FSTC यानी फ्लाइट सिमुलेशन ट्रेनिंग कंपनी को एक्वायर किया, यानी एयरपोर्ट भी अडानी के पास, फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर भी अडानी के पास। ये सिर्फ एक डील नहीं है, ये पूरे एविएशन इकोसिस्टम को धीरे धीरे कब्जा करने जैसा है। इस मोनोपोली एंगल को लेकर LLP राहुल गांधी ने भी खुलकर क्रिटिसिज्म किया। उनका मानना है कि जब एक ही कॉर्पोरेट के हाथ में एयरपोर्ट, सर्विसेज, ट्रेनिंग सब कुछ चला जाए तो कंपटीशन खत्म हो जाता है, और जब कंपटीशन खत्म होता है तो नुकसान हमेशा पब्लिक को झेलना पड़ता है। मोनोपोली का मतलब होता है पावर का डेंजरस कॉन्सेंट्रेशन। जब एक कंपनी मार्केट पे कंट्रोल करती है, वो अपने मर्जी से रूल्स बना सकती है, प्राइस कंट्रोल कर सकती है और अकाउंटेबिलिटी भी लगभग 0 हो जाता है। एविएशन जैसे सेंसिटिव सेक्टर में भी अगर ये कंट्रोल गलत हाथ में चला जाए तो इसका सीधा असर पैसेंजर की सेफ्टी, पायलट की वर्किंग कंडीशन और एयरलाइन इंडस्ट्री पे पड़ती है। सबसे डिस्टर्बिंग बात तो यह है कि ये सिर्फ एक्सीडेंटल नहीं लगता, ये प्लान इकोसिस्टम जैसा था। जब पॉलिसीज भी फेवर करती है, फायदा वही उठाता है, साहब का दोस्त। जब पावर, प्रॉफिट, पॉलिटिक्स एक ही जगह मिल जाए
तो हमेशा की तरह नुकसान आम जनता को झेलना पड़ता है। आज की स्टोरी सिर्फ इंडिगो की गलती नहीं है, बल्कि भारत के एविएशन सिस्टम की एक बड़ी कहानी है। और इस कहानी का दूसरा हिस्सा बीजेपी सरकार की गलत प्लानिंग, वीक ओवरसाइट और इरिस्पॉन्सिबल टेंडरिंग से जुड़ा हुआ है। डीजीसीए के रूल सेफ्टी के लिए थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर सरकार को पहले से पता है कि एयरलाइंस इसके लिए प्रिपेयर नहीं है, पायलट शॉर्टेज रिकॉर्ड लेवल पे है, नाइट फ्लाइट ऑलरेडी ओवरलोड में चल रही है, तो फिर इस रूल्स को फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करना किस हिस्सा का लॉजिक था? ये एक सिर्फ ऑपरेशनल स्लिप नहीं था, गवर्नेंस फेलियर था। और हमेशा की तरह सबसे बड़ा प्राइस पब्लिक ने चुकाया। स्टूडेंट्स ने अपने एग्जाम मिस किए, लोगों के मेडिकल अपॉइंटमेंट डिले हुए, फैमिली स्टक रही और थाउजेंड ऑफ पैसेंजर को फाइनेंशियल लॉस हुआ और दिल्ली एयरपोर्ट एक वॉर जोन जैसी सिचुएशन में पहुंच गई। इंडिगो की प्लानिंग वीक थी, उन्होंने टाइम पे प्रिपेयर नहीं किया, यह फैक्ट है। लेकिन बीजेपी सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे कम नहीं होती, क्योंकि एविएशन एक नेशनल बैकबोन है और जब पूरा सिस्टम भी कोलैप्स हो जाए तो सिर्फ एयरलाइन नहीं, सरकार भी अकाउंटेबल होती है। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि इस पूरी फेलियर चैन की एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो और पब्लिक को ट्रांसपेरेंट तरीके से बताया जाए कि फेलियर कहाँ पे हो, ताकि फ्यूचर में कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी हो या कोई भी सरकार, ऐसी नेग्लिजेंस रिपीट ना करे। अगर आपको भी लगता है जो पैसेंजर के साथ हुआ वो अनएक्सेप्टेबल है, तो इस आवाज़ को एम्पलीफाई करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सरकार को क्लियर मैसेज मिले कि पब्लिक के साथ खेलने का दौर अब खत्म हो चुका है। इंडिया बहुत पहले से ही पायलट क्राइसिस का सफर झेल रहा था, लगभग 2006-2007 से। जब डीजीसीएल ने न्यू एक्विटी रूल इन्फोर्स किया तो साहब ने अपने दोस्त को चुपके से एफएसटीसी कंपनी ही बेची, यानी फ्लाइट ट्रेनिंग कंपनी ही बेच दी। साहब ने अपने दोस्त के लिए इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, कोयला, माइनिंग, एयरपोर्ट सब कुछ बेच दिया। साहब ने अपने दोस्त के लिए एफएसटीसी कंपनी बेच के इंडिगो का सर्वर ही डाउन कर दिया। और एक मेरा दोस्त है, जब भी उसे पैसा मांगो बोलता है भाई बैंक का सर्वर ही डाउन है। सोचो अगर इन दोनों की दोस्ती के बीच में दरार आ गया और अडानी ने ब्लैकमेल करना शुरू किया तो देश पर कितना बड़ा क्राइसिस आएगा। और उसके सामने इंडिगो का क्राइसिस तो सिर्फ ट्रेलर होगा। आज हमने देखा कि जब सिस्टम या एयरलाइंस फेल होती है तो प्राइस हमेशा पब्लिक ही गिरती है। जब तक आवाज़ नहीं उठती, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे फिक्स नहीं होती। मैं हूँ आदित्य गौरव और याद रख, माइंड डिकोड पे हम कहानी नहीं, सिस्टम को डिकोड करते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और माइंड डिकोड को सब्सक्राइब करना ना भूले।